आरव की बात सुनकर उसके एक बूढ़े अंकल ने कहा, बोलो आरव, तुम्हारी क्या शर्त है? अंकल, मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरे साल में मेरे काम में कोई भी इंटरफेयर ना किया जाए और ना ही मेरे खिलाफ किसी तरह का षड्यंत्र किया जाए। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाए तो मैनेजमेंट उसे पनिश करे, ना कि उसे बचाए, फिर चाहे वो अंबानी फैमिली का यंग पर्सन हो या फिर यहाँ मौजूद सीनियर पर्सन। आरव की बात सुनकर मीटिंग में मौजूद सब लोग एक दूसरे को देखने लग गए। उसके बाद उसके अंकल ने कहा, ठीक है आरव, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए चीजें और डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे। हम पूरे 1 साल बाद ही इस बात पर बात करेंगे। तुम्हारे पास पूरा 1 साल है। ये सुनकर आरव को थोड़ा बेटर फील हुआ। उसके थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हो गई और आरव बाहर कार में अपने फादर अमीश का वेट करने लगा। 10 मिनट बाद उसके फादर उससे मिलने बाहर कार के पास आए। आरव, ये तुमने कैसे कैसे स्टेटमेंट दे दी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस हो? सच बताऊं डैड, तो मुझे सिर्फ 1 या 2% कॉन्फिडेंस ही है, लेकिन ये मेरे लिए काफी है। आई एम सॉरी आरव, मैं तुम्हें अच्छा स्टेट दिलाने के लिए काफी लड़ा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। आपने मेरे लिए ऑलरेडी काफी कुछ किया है डैड, अभी मेरे ऊपर है कि मैं इस मौके का यूज कर पाता हूँ या नहीं। थैंक्स अ लॉट डैड। उसके बाद आरव और अमीश एक दूसरे को देखते रहे। अमीश की आंखें थोड़ी नम थी। वो जानते थे कि कश्मीर में आरव कैसी कैसी प्रॉब्लम्स फेस करने वाला था। वो अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित थे। बिलीव मी डैड, मुझे पता है कि आपने मेरे लिए बेस्ट करने की कोशिश की है और मुझे ये भी पता है कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं था। आरव की बात सुनकर उसके फादर ने एक गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछे। ठीक है डैड, अब मैं निकलता हूँ, कश्मीर जाने की कुछ प्लानिंग कर लेता हूँ। और फिर आरव वहां से चला गया। उसके बाद उसने अपने एक फ्रेंड दानिश को कॉल किया, जिसकी फैमिली भी काफी पावरफुल और दबदबे वाली थी। इंडिया के किसी भी स्टेट में कोई भी गैंग उनसे उलझने से पहले 10 बार सोचती थी। हेलो दानिश, कैसे हो ब्रदर? दानिश ने इतने सालों बाद जब आरव की वॉइस सुनी तो पहले तो वो शॉक्ड रह गया और फिर बोला, ओह माय गॉड, आरव तुम इतने सालों तक कहाँ थे यार? मुझे लगा कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। हाँ, इन सालों में काफी कुछ हो गया। मैं कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ। मुझे बताओ कि अभी तुम कहाँ हो? अभी तो मैं चिल करने के लिए गोवा आया हुआ हूँ। ठीक है, मैं कल तुमसे मिलने गोवा आ रहा हूँ। आरव दानिश से मिलने अगले दिन ही गोवा पहुंच गया। दानिश उसे अपने सामने देखकर बहुत खुश था। वो आरव को पिक करने के लिए अपने आदमियों के साथ गोवा एयरपोर्ट भी आया। आरव मेरी जान, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, मेरे दोस्त, मैं बता ही नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ। फिर वे दोनों गले लग गए। दानिश आरव को वहां से सीधा अपने होटल में लेकर गया, जहां वो अपने लोगों के साथ रुका हुआ था। ड्रिंक के कुछ पैग लेने के बाद दानिश ने उससे कहा, अब बताओ आरव कि इन 3 सालों में एक्चुअल में क्या हुआ था? हम लोगों ने उड़ती उड़ती बहुत सी स्टोरीज सुनी थी और उसके बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की भी खूब कोशिश की, लेकिन तुम मिले नहीं। आरव ने अपने ड्रिंक का एक सिप लिया और फिर उसने दानिश को पूरी स्टोरी बताई कि कैसे उसकी फैमिली के कुछ लोगों ने ही उसे फंसाकर फैमिली से निकलवा दिया था। आरव की स्टोरी जानकर दानिश हैरान था। लेकिन आरव, अगर ऐसा कुछ हुआ था तो तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? मैं तुम्हारी हेल्प करता। आई नो दानिश, लेकिन उस मुद्दे को मैंने खुद से ही डील करना सही समझा। उसके बाद आरव ने उसे अपनी मैरिड लाइफ, अदिति और मनाली के पूरे 3 साल की स्टोरी भी सुनाई, लेकिन उसने डिवोर्स वाली बात नहीं बताई। लेकिन दानिश, आज मैं तुम्हारे पास किसी स्पेशल वजह से आया हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है दानिश। आखिर ऐसा क्या आरव जिसमें मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ? तुम अंबानी फैमिली से बिलोंग करते हो, पूरी दुनिया में तुम्हारे कॉन्टैक्ट हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझे बताओ। दानिश, मेरा पनिशमेंट पीरियड जस्ट फिनिश हुआ है और फैमिली ने अब जाकर मुझे काम अलॉट किया है, लेकिन उन्होंने मुझे कश्मीर का बिजनेस संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। आरव की बात सुनकर दानिश को और भी ज्यादा शौक लगा। लेकिन कश्मीर में बिजनेस करना तो बहुत मुश्किल है मेरे भाई। तुम्हारी फैमिली का सबसे खराब रिकॉर्ड कश्मीर में ही है, इसलिए तो मुझे वहां भेजा जा रहा है। लेकिन इसमें तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए? दानिश, तुम्हारी फैमिली बहुत पावरफुल है और काफी दबदबा रखती है। तुम्हें तो पता ही है कि कश्मीर कितना अनसेफ है, इसलिए मुझे अपनी सेफ्टी के लिए और वहां अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए एक बड़ी टीम चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे लिए तुम वहां 50 से 60 लोगों की टीम भेजो, जो छिप कर वहां रहे और टाइम आने पर मेरी हेल्प करे। आरव की बात सुनकर दानिश सोच में पड़ गया। आरव, ऐसी नो कि अभी भी मेरी फैमिली के हेड मेरे फादर ही हैं। सारे बड़े डिसीजंस वही लेते हैं। अगर 10 से 12 लोगों की बात होती तो मैं खुद से कॉल ले लेता, लेकिन इतने लोगों के लिए मुझे अपने फादर से पूछना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम दानिश, कल सुबह तुम अपने फादर से बात करके मुझे बताओ।
थोड़ी देर और ड्रिंक करने के बाद वो दोनों अपने अपने रूम में जाकर सो गए। सुबह होते ही दानिश ने सबसे पहला कॉल अपने फादर को किया और आरव की पूरी सिचुएशन बताई। इस पर उसके फादर ने कहा, देखो दानिश, मैं आरव की सिचुएशन से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, लेकिन तुम्हें जान लेना चाहिए कि अंबानी फैमिली में आरव की पोजीशन अब वैसी नहीं रही जैसी 3 साल पहले थी। अब कुश अंबानी फैमिली का सबसे पावरफुल पर्सन है और आरव की हेल्प करने का सीधा मतलब कुश के अपोजिट जाना है, क्योंकि इन दोनों के रिलेशन बहुत ही खराब हैं। इस पर दानिश अपने फादर को समझाते हुए बोला, लेकिन पापा, आरव मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, हम एक दूसरे को भाई की तरह मानते हैं। अगर हमने आज आरव की हेल्प की तो कल जब वो पावर में आएगा तो सबसे ज्यादा फायदा हमें ही होगा। ये सब बस ख्याली पुलाव है दानिश। अंबानी फैमिली के इंटरनल मामलों में घुसने का मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। मैं जानता हूँ कि तुम आरव के बहुत क्लोज हो, लेकिन तुम मना करने के लिए मेरा नाम यूज कर सकते हो। अपने फादर की बात सुनकर दानिश स्पीचलेस था। उसके बाद उनका फोन कट हो गया। इधर आरव ब्रेकफास्ट के लिए दानिश का वेट कर रहा था। जब दानिश काफी देर तक नहीं आया तो आरव ने उसे कॉल किया। दानिश, नीचे आओ ब्रेकफास्ट के लिए। पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद दानिश बोला, आरव, मैं तुम्हें फेस करने के लायक नहीं हूँ यार। मुझे बहुत शर्म आ रही है तुम्हारे सामने आने में। मैंने अपने फादर को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए एग्री नहीं हुए। आई एम सो सॉरी ब्रदर। आरव बहुत होप के साथ दानिश के पास आया था। उसकी बात सुनकर आरव को थोड़ा धक्का पहुंचा, लेकिन उसने दानिश को रियलाइज नहीं होने दिया। अरे कोई बात नहीं दानिश, आई अंडरस्टैंड कि मेरा मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। नीचे आ जाओ, थोड़ी देर चिल करते हैं, फिर मुझे निकलना भी है। उसके बाद शाम तक आरव वापस घर आ गया और काफी कुछ सोचता रहा। उसे काफी सारा फंड चाहिए था, तभी उसने देर रात रीना को कॉल किया। यस सर, इतनी रात को कैसे याद किया? रीना, मुझे एक बड़े फंड की जरूरत है। क्या कंपनी की सेविंग में से तुम मुझे भेज सकती हो? श्योर सर, मैं कल मॉर्निंग में ट्रांसफर करवा देती हूँ। सर, इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा तुम्हें 3 न्यू कंपनीज रजिस्टर्ड करवानी होंगी। एक ट्रैवल कंपनी, दूसरी सिक्योरिटी कंपनी और तीसरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी। आरव की बात सुनकर रीना काफी एक्साइटेड हो उठी। क्या बात है सर, कोई बहुत बड़ा प्लान चल रहा है क्या आपके दिमाग में? वो सब मैं तुमसे बाद में डिस्कस करूंगा। जैसी कंपनीज रजिस्टर्ड हो जाएं, एम्प्लॉयज की हायरिंग स्टार्ट कर दो। ध्यान रखना कि एक्सपर्ट लोग ही हायर करो। ओके सर। कंपनी अदिति के नाम से ही रजिस्टर्ड करनी है? यस, एज प्रीवियस। और डिलाइट चैरिटी का काम कैसा चल रहा है? सर, बस 10% प्रॉफिट ही हो रहा है। ओके, डिलाइट चैरिटी के फंड का काम आगे से मैं हैंडल करूंगा, और ये जो काम मैंने तुम्हें बोला है इन्हें बहुत ही सीक्रेटली करना। तुम अपने हेल्प के लिए एक बंदे को हायर कर सकती हो। बेस्ट ऑफ लक। इतना कह आरव ने फोन कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद आरव कुछ सोचते हुए सोफे पर बैठ गया। दूसरी तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के आलीशान कमरे में 23 से 24 साल का लड़का भागते हुए आया। कुश भैया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आपने सुना? उस आरव पर हमारी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो हमारे अंबानी परिवार में वापस भी आ गया और उस नाकाबिल को कश्मीर रीजन का इंचार्ज भी बना दिया गया है। वो अब अपनी हालत सुधारने की पूरी कोशिश करेगा। ये लड़का कोई और नहीं, आरव का कजिन रॉकी था, जिसके चेहरे पर ना अट्रैक्टिवनेस वाली कोई बात थी और ना ही उसकी बातों में कोई मिठास। ये आरव से छोटा था, वो भी अपने बाकी कजिन्स की तरह कुश को हैप्पी करने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि अभी कुश के पास पावर्स थी। तभी रॉकी की नजर वहाँ पर बैठे बाकी के कजिन्स की तरफ गई। वो सभी कुश को घेर कर बैठे थे। हालत सुधारने की कोशिश करेगा। अगर वो 3 साल पहले वापस आ गया होता तो ये डरने वाली बात हो भी सकती थी, लेकिन अब उसे ये नई अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल यूजलेस है। कुश कांच की खिड़की के पास खड़े होकर बाहर के नजारे को देख रहा था। उसने अपने हाथ मेलांटे ग्लास से रेड वाइन की एक सिप ली। उसे इतना बेफिक्र देखकर विहान मुस्कुराते हुए उसके पास आ गया था। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने सारी चीज ऑलरेडी प्लान कर रखी है। अगर ऐसा है तो हमें भी बताओ। अगर हम तुम्हारी कोई मदद कर पाए तो मजा आ जाएगा। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आरव को हमारे बड़ों ने एक जिम्मेदारी दी है, लेकिन तुम ये मत भूलो कि हम उसके मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो कश्मीर में क्या करने वाला है,
क्या नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर हमने आरफ के मामले में इंटरफेयर किया तो हमें भी वैसी पनिशमेंट मिलेगी जो आरफ को 3 साल पहले मिली थी। हम इस मामले से दूर रहें, आप यही कहना चाहते हैं ना? कश्मीर के जिस इलाके में वो गया है वो कितनी खतरनाक जगह है, इस बारे में वो नहीं जानता। वहाँ वो लोग रहते हैं जिसे अंबानी फैमिली ने काफ़ी पहले खुद से अलग कर दिया था, और वहाँ जाकर अगर आरफ उनके काम में अड़चन पैदा करता है तो वो उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना देंगे, और फिर वो जगह रहने लायक भी नहीं है। आए दिन वहाँ अटैक होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं। अगर वो मारपीट से ना मरा तो किसी बीमारी से मर जाएगा। हमें बस इस दिन का इंतजार करना है। कुश की बात सुनकर वहाँ बैठे सारे कजन्स ठहाके मार कर हंसने लगे। उन्हें बस आरब के उसी दिन का इंतजार था। देखना, वो जल्दी खुद दूध में गिरी मक्खी की तरह फैमिली से खुद ही निकल जाएगा। इस वक्त आरब कश्मीर जाने के लिए तैयार हो रहा था। आरब को वहाँ जाने के लिए कुछ सिक्योरिटी फोर्स हायर करने थे। वो इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करने लगा। ये कुछ सिक्योरिटी कंपनीज हैं जो वर्ल्ड फेमस भी हैं, जिसमें शील्ड गार्ड एजेंसी, सिक्योर फोर्स कंपनी और गार्जियन फोर्टनेस एजेंसी सबसे ज़्यादा फेमस है। इनमें शील्ड गार्ड बेस्ट है, लेकिन इसका अपॉइंटमेंट कॉस्ट भी सबसे हाई है। वहीं गार्जियन फोर्टनेस एजेंसी आती है जो कुछ सालों पहले इस्टेब्लिश हुई है। इसका कॉस्ट पहले वाले के कंपैरिजन में कम है। गूगल से सारी डिटेल्स निकालने के बाद आरब कुछ देर तक सोच में पड़ गया। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। मेरे पास अनलिमिटेड पैसे तो नहीं है, लेकिन सोच समझकर खर्च करना होगा। अब देखना है कि आरब अंबानी के जान की कीमत क्या है। सारी चीजें कंपेयर करने के बाद आरब ने सिक्योर फोर्स को चूज किया, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा था। उनके क्लाइंट का डेथ या इंजरी की प्रोबेबिलिटी 3% से भी कम थी, जो अपने काम में एक बड़ी अचीवमेंट है। आरब ने उनके साथ एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। कुछ देर में ही उनके बीच जूम मीटिंग हुई। हेलो, गुड नून मिस्टर आरब अंबानी। मैं सिक्योर फोर्स कंपनी का इंस्ट्रक्टर विक्रम हूँ। बताइए, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? मुझे एक प्रोफेशनल प्रोटेक्शन टीम चाहिए जिसमें 50 से ज़्यादा ऑफिसर्स हों, जिनके पास एक्सपीरियंस, कैपेबिलिटी, फाइटिंग स्किल्स और अटैक्स को हैंडल करने की पावर हो। वो 24 घंटे और 7 दिन मुझे प्रोटेक्ट करने की गारंटी ले सके। उन्हें किसी भी कीमत पर मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। आरब की रिक्वायरमेंट सुनने के बाद सामने स्क्रीन पर विक्रम के चेहरे पर स्माइल आ गई। हमारे लिए हमारे क्लाइंट की सेफ्टी सबसे पहले है। यही हमारी कंपनी का मिशन भी है सर। हमारी कंपनी के टॉप 5 टीम्स अभी ऑलरेडी किसी न किसी मिशन पर है, लेकिन मैं आपको इक्वली टैलेंटेड ऑफिसर्स से मिलवा सकता हूँ, जिन्हें हमने कुछ लेवल्स में कैटेगराइज किया है, S, A, B and C। S लेवल का ऑफिसर रुद्री, जिसने अपनी जिंदगी के 10 साल मिलिट्री सर्विसेज में दिए हैं। उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी हाई है। वो बहुत से टेररिज्म मिशन को अंजाम दे चुके हैं। वो आपकी सिक्योरिटी टीम का लीडर होगा। ठीक है, इसका अपॉइंटमेंट कॉस्ट कितना होगा? रुद्री का अपॉइंटमेंट कॉस्ट सबसे हाई है, क्योंकि वो हमारे यहाँ का सबसे हाईएस्ट लेवल का ऑफिसर है। उसका कॉस्ट यही कोई 20 लाख रुपए महीने का है। रुद्री को 1 साल के लिए रखने का मतलब साल भर में उसका कॉस्ट 2,40,00,000 के अंदर आता। ये आरब के लिए ज्यादा था। आरब ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। और आपके ए ग्रेड ऑफिसर्स का कॉस्ट क्या है? ए क्लास के ऑफिसर्स का कॉस्ट 10 लाख रुपए महीना है। बी लेवल के ऑफिसर्स का 5 लाख और सी लेवल के ऑफिसर्स का 1 लाख है। आरब कुछ देर तक सोचने के बाद बोला, ठीक है, आप 1 एस लेवल, 10 ए लेवल, 30 बी लेवल, 100 सी लेवल के सिक्योरिटी ऑफिसर्स का इंतजाम 1 साल के लिए कर दीजिए। इनका टोटल कॉस्ट मुझे फौरन मैसेज कीजिए। आरब को इतने सारे एम्प्लॉयज को हायर करते हुए देखकर विक्रम खुश हो गया। वो कैलकुलेशन करने लगा। मुझे कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आपके ऑफिसर्स मेरे कुछ सबऑर्डिनेट्स को ट्रेनिंग दें। क्या ऐसा हो सकता है? आरब की शर्त सुनकर विक्रम के चेहरे पर हिचकिचाहट साफ दिखाई देने लगी। मिस्टर अंबानी, मैं आपकी बात नहीं समझा। ट्रेनिंग देंगे मतलब कैसे? आरब ने रीना से एक सिक्योरिटी कंपनी खड़ी करने के लिए उससे मदद मांगी थी। रीना अपनी तरफ से चाहे कितने भी कैपेबल लोगों को हायर कर ले, लेकिन वो सारे न्यू कमर्स ही कहे जाने वाले थे। इसलिए आरब चाहता था कि कुछ प्रोफेशनल्स उन लोगों को ट्रेनिंग दे। ये मेरे प्रोटेक्शन की बात है। मैं चाहता हूँ कि 1 साल बाद जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, तब भी मेरे लोग मेरी हिफाजत कर पाएं। आरब की रिक्वेस्ट सुनने के बाद विक्रम के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। मिस्टर अंबानी, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि हमारी कंपनी लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। हम ट्रेनिंग देने का काम नहीं करते हैं। तो आई एम सॉरी, पर हमें आपकी शर्त मंजूर नहीं है।
विक्रम के इस लहजे को देखने के बाद भी आरव को उस पर गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उसे पहले से ही इस जवाब की उम्मीद थी। विक्रम साहब, मैं चाहता तो आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करता। मैं आपके ऑफिसर्स से खुद इस बारे में बात कर लेता और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुझे मना नहीं करते। आफ्टर ऑल पैसे किसे अच्छे नहीं लगते। तो आपने मुझे बताया क्यों? मैं आपकी कंपनी की रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए मैंने इस बारे में आपसे बात की। मैं नहीं चाहता था कि आपके और आपके एम्प्लॉयज के बीच का रिलेशन खराब हो। एट द सेम टाइम मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनी रहे। मैं कल कश्मीर के पिछड़े इलाके में बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जा रहा हूं, जिस काम में मुझे बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत है। इनफैक्ट मेरे पास आपकी कंपनी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप अच्छे से सोचिए। आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई होप कि आप इसे नहीं गंवाएंगे। आरव की बातों को सुनने के बाद विक्रम थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। मिस्टर अंबानी, आप मुझे कुछ टाइम दीजिए। पहली बार हमारे सामने ऐसी कोई रिक्वेस्ट आई है। मुझे अपने सुपीरियर्स से बात करनी होगी। ठीक है, आई थिंक 10 मिनट काफी होगा। आरव की बात सुनकर विक्रम वीडियो स्क्रीन से गायब हो गया। कुछ देर बाद वो वापस आया। मिस्टर अंबानी, मुझे अपने सीनियर्स को कन्विंस करने के लिए बहुत एफर्ट डालनी पड़ी। हमारे ऑफिसर्स ट्रेनिंग जरूर देंगे, लेकिन इसके लिए अलग से चार्जेस लगेंगे। चार्जेस ज्यादा नहीं, बस 10 लाख रुपए। क्या आपको मंजूर है? आरव एक प्रॉपर बिजनेसमैन था और वो यहाँ पर बार्गेनिंग कर सामने वाले को खुद का अंदाजा लगाने नहीं दे सकता था। ठीक है, आई होप कि हमारा कॉपरेशन बहुत अच्छा हो। मुझे खबर मिली है कि आप लोग हथियार भी बनाते हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे लिए 1 करोड़ हथियार बनाओ। कैसे बनाओगे मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम दुनिया की सबसे बेहतरीन हथियार आपको देंगे। ठीक है, कल आप मुझे अपने 10 ऑफिसर्स भेज दीजिए जो मेरे साथ आएंगे। बाकी ऑफिसर्स का क्या करना है उसका इंस्ट्रक्शन मैं बाद में आपको दे दूंगा। आरव ने विक्रम को पैसे ट्रांसफर कर वर्चुअल कॉल कट कर दिया और फिर उसने तृप्ति को कॉल किया, जो कॉल निधि के फोन पर गया। इस वक्त निधि बॉबी के साथ क्रिकेट मैच देख रही थी। आरव का कॉल देखकर हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से बॉबी की तरफ देखा। उन दोनों की नजरें आपस में टकराई। दोनों ने अब तक अपनी फीलिंग्स रिवील नहीं की थी, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे को डेट कर रहे थे। बॉबी, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। यहाँ बहुत आवाज आ रही है, तो मैं बाहर से कॉल अटेंड कराती हूँ। मैं भी साथ आऊँ? नहीं, तुम मैच देखो। निधि रूम से बाहर एक कोने में चली गई और उसने जल्दी से आरव का कॉल अटेंड किया। हेलो आरव। तृप्ति, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। मेरी फैमिली ने मुझे कुछ काम दिया है और इस वजह से मुझे कल ही कश्मीर निकलना होगा, तो शायद आगे काफी दिनों तक हमारी मुलाकात ना हो। तो अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आज रात हम मिल सकते हैं क्या? निधि बॉबी के साथ थी। वो पूरा दिन साथ रहने वाले थे और ऐसे में आरव का वहाँ आना उनके बीच प्रॉब्लम खड़ी कर सकता था। नहीं, मैं नहीं मिल सकती। आज रात मुझे एक अर्जेंट काम है। ओके, अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें बाय नहीं कह पाऊंगा। आगे जब भी फ्री होऊंगा तो तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। तुम भी चाहो तो मुझसे मिलने कश्मीर आ सकती हो। ठीक है, हैव अ सेफ जर्नी और गुड लक। अच्छे से काम करना। ये कहते हुए निधि ने जल्दी से कॉल कट कर दिया और ऑडिटोरियम की तरफ गिल्टी होकर देखने लगी। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि अगर बॉबी को आरव के बारे में पता चल गया होगा तो क्या होगा। निधि वापस से ऑडियंस सीट पर आ गई। किसका कॉल था? मेरे एक दोस्त का। कहीं वही दोस्त तो नहीं जिसका सरनेम मुझसे मैच करता है? हाँ, ये वही था। किसी चीज के लिए पूछ रहा था क्या? मतलब बाहर जाने के लिए? बॉबी की बात सुनकर निधि के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो बस बता रहा था कि वो किसी काम से कश्मीर जा रहा है, तो अपने सारे दोस्तों से मिलकर एक बार बाय बोलना चाहता है। एक छोटा सा गेट टुगेदर करना चाहता था। आरव कश्मीर जा रहा है, ये सुनते ही बॉबी के माथे पर बल पड़ गए। वो निधि के साथ बिजी था, इसलिए अपनी फैमिली में क्या हो रहा है ये इंक्वायरी करने का मौका ही नहीं मिला था। तृप्ति, मैं वॉशरूम से आता हूँ। मैं भी साथ आ रही हूँ। बॉबी और निधि वहाँ से उठकर बाहर आ गए और मेल और फीमेल वॉशरूम में चले गए। वॉशरूम के अंदर आकर बॉबी ने जल्दी से अपनी मॉम को कॉल किया। हेलो मॉम, मुझे पता चला है कि आरव कश्मीर जा रहा है। क्या ये हमारी फैमिली ने डिसाइड किया है? ये तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तृप्ति ने बताया, लेकिन मॉम ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि कश्मीर के उस इलाके का सारा बिजनेस हमारे कॉम्पिटिटर रिलेटिव्स देखते हैं।
फिर हमारी फैमिली आरव को ऐसी जगह पर क्यों भेज रही है? मुझे खुद नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। इस बारे में मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले पता चला। खैर, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे बड़े भाई को फैमिली के लिए कुछ करने की अपॉर्चुनिटी दी है। उन्होंने आरव के सामने 2 ऑप्शंस रखे थे। पहला ऑप्शन था कि आरव किसी भी नॉर्मल एरिया को हैंडल करे, और दूसरा ऑप्शन था कि वो कश्मीर वाले पूरे इलाके का इंचार्ज बन जाए। उन्होंने फौरन कश्मीर रीजन संभालने का डिसाइड कर लिया। मॉम, आरव इतना बड़ा रीजन संभालेगा? आपको नहीं लग रहा है कि वो हर चीज को अपने फेवर में लाने की पूरी कोशिश कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है हमारे जो रिलेटिव्स कश्मीर में बैठे हैं वो आरव को वहाँ पर अपना हक जमाने देंगे? और तो और तुम्हारे बड़े भाई ने ये भी प्रॉमिस कर दिया है कि अगर वहाँ जाने के बाद कश्मीर से हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए अंबानी फैमिली छोड़ देगा। ये बात सुनकर बॉबी जोर से हंसने लगा। मतलब रास्ता तो उसने खुद ही साफ कर दिया है। फिर मॉम, अब तो मुझे तृप्ति को खुश करने की जरूरत ही नहीं है। इस मोटी भैंस से मैं परेशान हो गया हूँ। भले ही जरूरी ना हो, लेकिन तुम्हें तब तक उस लड़की को अपने जाल में फंसा कर रखना होगा जब तक आरव नाम का कांटा हमारी जिंदगी से ना निकल जाए। आरव के लिए वापसी का आखिरी जरिया वो लड़की ही है जिसको तुम्हें अपने काबू में करना है। बॉबी के चेहरे पर नाखुश के एक्सप्रेशन साफ दिखाई देने लगे। ठीक है मॉम, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तृप्ति को अपने जाल में फंसा सकूं। निधि से कई बार मिलने के बाद बॉबी को इतना समझ में आ गया था कि वो अब आसानी से अपने जाल में फंसा सकता था। बॉबी को निधि बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वो जबरदस्ती उससे फ्लर्ट कर रहा था, उस पर प्यार लुटा रहा था। बात करने के बाद बॉबी वॉशरूम से बाहर आया। निधि पहले से ही बाहर उसका वेट कर रही थी। बॉबी उसके पास आकर अचानक उसकी कमर पर हाथ रख दिया। निधि की पूरी बॉडी में एक सिहरन दौड़ गई। चलो वापस चलकर मैच देखते हैं। निधि की धड़कनें तेज थी, वो बहुत नर्वस फील कर रही थी। बॉबी ने निधि के एक्सप्रेशंस को पढ़ने की कोशिश की। निधि की नजरें नीची थी। ये देखकर बॉबी की हिम्मत बढ़ गई और निधि की कमर पर उसकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई। बस अब तुम्हें ड्रिंक पिलानी है, उसके बाद मैं और तुम होटल में पूरी रात। फिर देखता हूँ आरव कैसे वापस आता है। दूसरे दिन सिक्योर फोर्स ने आरव के डिमांड्स के अकॉर्डिंग सारे बॉडीगार्ड्स उसके पास भेज दिए थे। हेलो मिस्टर अंबानी, मैं रुद्री हूँ। आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब से मेरी है। ये सारे लोग हमारे साथ काम करेंगे। रुद्री 6 फीट का लंबा चौड़ा आदमी, उसके भूरे बाल। उसने कॉम्बैट सूट पहन रखा था जो उसे इंटेलिजेंट और कैपेबल लुक दे रहा था। आरव ने बाकी के एक क्लास की बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा जिसमें कुछ फीमेल भी थी। सबके एक्सप्रेशंस बिल्कुल सीरियस थे। एवरीवन, आज से मेरी सारी सिक्योरिटी ऑपरेशंस की जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। आई होप कि मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ। हम जल्दी कश्मीर रीजन पहुंच जाएंगे। आप लोग जल्दी से अपने कॉम्बैट यूनिफॉर्म को चेंज कर लो और अपने हथियारों को भी छुपा लो, वरना हमें बॉर्डर पर एंट्री नहीं मिलेगी। मिस्टर अंबानी, हमारी कंपनी लीगल एजेंसी है। हम किसी भी हथियार के साथ कंट्री के किसी भी कोने में जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपने साथ कोई भी हथियार लेकर आओ। हम जब वहां पर सेटल हो जाएंगे तब मैं आपकी कंपनी से बात कर लूंगा और वो सारे हथियार वहां पर भिजवा देंगे। अभी आप नॉर्मल कपड़े पहन लीजिए। आरव को कश्मीर रीजन में पहुंचकर सबसे पहले अपने रिलेटिव से मिलना था, उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट करना था। अगर मैं इतने फोर्सेस लेकर उनके पास जाऊंगा तो बेकार में ही मिसअंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी और मेरे कमबैक में ऑलरेडी इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। मैं मुफ्त में और प्रॉब्लम्स नहीं ले सकता। कुछ देर में ही सबने अपने कपड़े चेंज कर लिए और कुछ देर बाद एक प्लेन से कश्मीर की तरफ निकल गए। गार्ड्स, अब हम एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। बी केयरफुल। रुद्री के ये कहते ही गार्ड्स ने आरव के चारों तरफ एक सर्कल बना दिया। रुद्री आरव के 2 कदम पीछे बाईं ओर चलने लगा। आरव ने स्काई ब्लू सनग्लासेस पहने हुए थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर आरव ने अपनी चारों तरफ देखा और मुस्कुराते हुए एक गहरी सांस ली। यहाँ की हवा में सच में ताजगी है। सर, अब हम कहाँ जाने वाले हैं? जेम ग्लो क्रिएशन कंपनी, अरविंद अंबानी के पास। जेम ग्लो कंपनी कश्मीर शहर की सबसे बड़ी कंपनी थी जिसका ओनर अरविंद अंबानी था। उनका बिजनेस गोल्ड, डायमंड, जेम्स का था। इस वजह से कंपनी की एनुअल इनकम भी अच्छी खासी थी। यहाँ की सिचुएशन तो मैंने इन्वेस्टिगेट कर ली है।
पूरे शहर के बिजनेस में अपने ही लोग हैं। रुद्री ने अपने 2 बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा और अपनी पलकें झपकाकर गाड़ी लाने का इशारा किया। तभी कुछ आदमी भागते हुए आरव की तरफ आने लगे। बॉडीगार्ड्स ने फौरन ही आरव को प्रोटेक्ट किया। ये देखकर वो लोग घबराते हुए भाग खड़े हुए। आराम से दोस्तों, शायद कोई चोर है। कश्मीर एयरपोर्ट के बाहर कुछ लोकल आदमी हमेशा ही इस ताक में बैठे होते थे कि वहां बाहर का कोई भी आए तो वो उनके सामान को लूट ले। जल्दी ही 2 बॉडीगार्ड्स टैक्सी के साथ वहां पर आ गए और आरव रुद्री के साथ एक टैक्सी में बैठ गया और बाकी गार्ड्स अलग अलग टैक्सी में जा बैठे। सर आई डोंट नो, मुझे आपसे पूछना चाहिए या नहीं? क्या बात है, बोलो। मुझे बस जानना था कि आपका कोई दुश्मन है क्या जिसके बारे में आपको पता है, या कोई ऐसा जो आपकी जान लेना चाहता हो। अगर आप मुझे पहले ही इसके बारे में बता देंगे तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट्स कर लूंगा। एक प्रोफेशनल होने के नाते ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो रुद्री को जाननी थी। मेरा कोई दुश्मन नहीं है और कोई मुझे मारना भी नहीं चाहता है। मैंने तुम्हें आने वाले समय के लिए हायर किया है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा। आधे घंटे बाद वे जेम ग्लो क्रिएशन कंपनी पहुंच चुके थे। उनकी टैक्सी एक बड़ी आलीशान बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। आरव अपने आदमियों के साथ जैसे ही अंदर जाने को बढ़ा, बहुत से गार्ड्स उसका रास्ता रोके सामने खड़े हो गए। रुको, कौन हो तुम? किससे मिलना है? अरविंद अंबानी को बताओ, उनके होम टाउन से उनका कोई अपना उनसे मिलने आया है। आरव के मैसेज को फौरन ही एक एम्प्लॉय ने ओनर के ऑफिस तक पहुंचाया। साहब, नीचे एक आदमी आया है, वो खुद को आपका रिश्तेदार बता रहा है। उस कमरे में एक लड़का जिसकी उम्र 30 साल की थी वो बैठा हुआ था और उसके साथ एक मिडिल एज्ड आदमी आराम से सिगार के कश लगा रहा था। इतनी जल्दी रिश्तेदारी भी बना ली? ये कहीं आरव अंबानी तो नहीं? आरव का नाम सुनते ही मिडिल एज्ड आदमी के चेहरे पर नफरत साफ दिखाई देने लगी। ये वही आरव है ना जो अंबानी फैमिली के यंगर जनरेशन के टॉप 3 बच्चों में से एक है? वो सीधे यहाँ पहुंच गया, मतलब साफ है कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। वो लड़का गुस्से से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। वो चाहे राज घराने से आया हो या फकीर घराने से, हमारे इलाके में आने के बाद उसे अपनी हद में रहकर बिहेव करना होगा। अरविंद अंबानी पिछले कई सालों से कश्मीर रीजन के इंचार्ज थे और आरव को उनकी जगह तक पहुंचने के लिए बहुत एफर्ट्स और कनेक्शंस के साथ साथ अपने यहाँ के सारे रिलेटिव्स का साथ चाहिए था। अंबानी फैमिली ने आरव को यहाँ भेजा है, इसलिए हम उससे मिलने से मना नहीं कर सकते। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ये पहला नहीं है जो यहाँ आया है, ऐसे भी बाकियों की तरह वापस जाना होगा। ये कहते हुए अरविंद ने मुस्कुराते हुए अपना सर उठाया। हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि उनका एक और दुश्मन आ गया है, वो आगे की तैयारी कर लें। अरविंद की बात सुनकर वो लड़का जोर से हंसने लगा। दादा, आप बहुत स्मार्ट हैं। अरविंद मुस्कुराते हुए अपनी सेक्रेटरी की तरफ मुड़ा। उसे लेकर ऊपर रिसेप्शन में आओ और वहाँ इंतजार करवाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। ठीक है साहब। अरविंद का ऑर्डर आरव तक पहुंच गया था। तुम अंदर जा सकते हो, सर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। आरव सबके साथ रिसेप्शन रूम में आ गया। रिसेप्शन रूम बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए इतने सारे लोगों के आने से वहां भीड़ इकट्ठा हो गई थी। रुद्री, एक काम करो, तुम बाकी सबके साथ यहीं बाहर खड़े रहो, मैं इनसे मिलकर आता हूँ। रुद्री ने हामी में सिर हिलाया और वो बाहर चले गए। आरव रिसेप्शन रूम के अंदर आकर बैठ गया। वो चारों तरफ के माहौल का मुआयना करने लगा। आरव को इंतजार करते हुए आधा घंटा हो चुका था, लेकिन अब तक वहां कोई नहीं आया। आरव अपनी जगह से खड़ा ही हुआ था कि तभी रिसेप्शन रूम का दरवाजा खुला और अरविंद अपने बेटे के साथ अंदर आ गया। आई एम सो सॉरी, मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था, इसलिए तुम्हें इंतजार करना पड़ा। अरविंद अपने चेहरे पर अपोलोजेटिक एक्सप्रेशन लेकर आरव की तरफ बढ़ गया। उसने आरव की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हेलो, मैं अरविंद हूँ, तुम आरव ही हो ना? आरव जल्दी से आगे बढ़कर अरविंद के पास आ गया और उसने झुककर अरविंद के पैर छू लिए। अरविंद हड़बड़ा गया। नमस्ते अंकल। अरविंद शॉक्ड हो गया। उसने सोचा था कि इतनी देर तक इंतजार करने के बाद आरव उससे नाराज हो गया होगा, लेकिन अब भी आरव उससे पोलाइटली, इनफैक्ट रिस्पेक्टफुली मिल रहा था, जैसे वो उसका कोई फैमिली मेंबर हो। आरव जैसे ही ऊपर उठा, उसकी आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। क्या हुआ? क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? अरविंद अंकल, हम दोनों का सरनेम एक है, हम दोनों ही अंबानी फैमिली के मेंबर हैं। हम चाहें जितनी दूर रह लें, लेकिन हमारे बीच का प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। तो क्या हुआ हम पहले कभी नहीं मिले? मैं आपसे बहुत दिनों से मिलना चाहता था और मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहता था। अरविंद के चेहरे पर एम्बैरेसमेंट साफ नजर आने लगी। वो आरव की बातों से कंफ्यूज हो गया था। तभी गौरव ने खांसते हुए दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचा।
बाहर जो आदमी खड़े हैं वो तुम्हारे लोग हैं? ये कौन है? आरव गौरव की तरफ पजल एक्सप्रेशन से देखने लगा। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा बेटा है गौरव। ये 30 साल का है और अब तो हमारा बिजनेस भी संभालने लगा है। आरव की आंखें चमक उठी। वो फौरन गौरव की तरफ मुड़ गया और अपने हाथ फैलाकर उसे हक करने ही वाला था। इसके पहले ही गौरव ने अपने हाथ के इशारे से उसे दूर रुक जाने को कहा। मुझसे दूर रहो, मुझे ये आदमियों के साथ चिपका चिपकी पसंद नहीं है। गौरव, राइट, आप मुझसे कुछ साल बड़े हैं, मतलब आप मेरे बड़े भाई हुए। रिश्तेदारी बाद में निभाना और पहले मेरे सवाल का जवाब दो। बाहर इतने आदमी कौन है? गौरव के चेहरे पर शक, गुस्सा और नफरत के मिले जुले भाव थे। हाँ, वो मेरे ही आदमी है। मैं ऐसा इंसान हूँ जो थोड़ा शो ऑफ में बिलीव रखता हूँ। जहाँ जाता हूँ अपना काफिला अपने साथ लेकर चलता हूँ ताकि लोगों को मेरे आने की खबर लग जाए। लेकिन तुम्हारे आदमी सिंपल तो नहीं लग रहा है। ये कोई प्रोफेशनल लड़ाके हैं ना?